यूपीएससी की तैयारी में सर्विस प्रेफरेंस फॉर्म मतलब शायद वो सबसे ज़्यादा असर डालने वाला डॉक्यूमेंट है जिसे कोई एस्पिरेंट भरता है। और अब 2026 के लिए जो नए नियम आए हैं उन्होंने तो समझिए पूरा खेल ही बदल दिया है। दांव पहले से कहीं ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे कई किस्से हैं जहां एस्पिरेंट्स ने थोड़ी सी लापरवाही की प्रेफरेंस भरने में और फिर वो एक ऐसी सर्विस में फंस गए जो उन्हें कभी चाहिए ही नहीं थी। कुछ लोग तो गलती से फॉरेन सर्विस में चले गए और उसके बाद तो दोबारा एग्जाम देने का रास्ता ही बंद हो गया। मतलब एक छोटी सी गलती और करियर का रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि ये क्यों एक करियर तय करने वाला फैसला है। हम अलग अलग सर्विसेज को जानेंगे, फिर उन नए नियमों पर आएंगे जो सब कुछ बदल रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि अपनी प्रेफरेंस को स्मार्ट तरीके से कैसे रैंक किया जाए। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि सर्विसेज अलॉट कैसे होती हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी सर्विस को रैंक करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैदान में खिलाड़ी कौन कौन से हैं। आखिर ये अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं क्या और इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, समझने वाला सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। एक तरफ है ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस और आईपीएस। इसमें एक स्टेट कैडर मिलता है और करियर का बड़ा हिस्सा उसी राज्य में गुजरता है, सेंटर और स्टेट दोनों के अंडर काम करते हुए। और दूसरी तरफ है सेंट्रल सर्विसेज जैसे फॉरेन सर्विस या रेवेन्यू सर्विस, जहां कंट्रोल पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब ये देखिए, ये एक और बहुत बड़ा फर्क है जिसका असर लंबे समय तक रहता है। ग्रुप ए सर्विसेज में एंट्री लेवल 10 से होती है, जबकि ग्रुप बी में लेवल 7 से। अब सुनने में ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये गैप धीरे धीरे बढ़कर लगभग 15 साल के सीनियरिटी गैप तक पहुंच जाता है। तो करियर की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो कुल मिला के इस एक परीक्षा से 23 अलग अलग सेवाओं के दरवाजे खुलते हैं। जैसा यहां दिख रहा है, 2 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लगभग 16 ग्रुप ए सर्विसेज और 5 ग्रुप बी सर्विसेज। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक करियर के बहुत सारे रास्ते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी अपडेट पर। 2026 की परीक्षा के लिए एक नया नियम आया है जो सच में सब कुछ बदल देता है। पुरानी स्ट्रैटेजी अब शायद काम नहीं आएंगी। इस नए नियम की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई भी ग्रुप ए सर्विस मिल जाती है तो उसके पास अपनी रैंक सुधारने के लिए सिर्फ एक और मौका होगा, वो भी ठीक अगले ही साल। और अगर उस एक मौके में बात नहीं बनी तो समझिए यूपीएससी का सफर वहीं पर खत्म, फुल स्टॉप। तो ये है वो नंबर जो अब सबसे ज्यादा मायने रखता है, 1। बस 1। ये दिखाता है कि अपनी रैंक सुधारने का दरवाजा अब कितना छोटा हो गया है। मतलब अब किसी भी ग्रुप ए सर्विस को चुनना एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है। चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। आईएएस या आईएफएस मिलने पर दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते जब तक कि इस्तीफा न दे दिया जाए। आईपीएस में सिलेक्शन होने पर एक और मौका मिलेगा, लेकिन उसमें फिर से आईपीएस नहीं चुन सकते। बाकी सभी ग्रुप ए सर्विसेज के लिए सिर्फ एक और मौका। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ग्रुप बी सर्विसेज पर ये नए नियम लागू नहीं होते। ठीक है, तो अब जब नियम पता चल गए हैं तो सवाल ये उठता है कि अपनी सर्विस प्रेफरेंस लिस्ट को स्मार्ट तरीके से कैसे तैयार करें। चलिए इसके लिए एक खाका देखते हैं। ये एक आम प्रेफरेंस ऑर्डर है जो ज्यादातर सफल उम्मीदवार फॉलो करते हैं। आमतौर पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को उनके असर, पावर और प्रेस्टीज की वजह से टॉप 3 में रखा जाता है। उसके बाद रेवेन्यू, ऑडिट और रेलवे जैसी सर्विसेज आती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। और एक बहुत ही आम सवाल है, हर कोई विदेश में करियर नहीं चाहता, और एक डर ये भी रहता है कि कहीं गलती से आईएफएस में फंस न जाएं, क्योंकि एक बार आईएफएस मिल गया तो फिर दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो यहां एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आती है। अगर आईएफएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसे चौथे नंबर पर रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर कोई आईपीएस के लिए मेडिकली अनफिट भी हो जाता है, तब भी उसे आईएफएस मिलने के चांस लगभग 0 हो जाते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अच्छा, अब जरा ये समझ लेते हैं कि ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है। मतलब कमीशन हजारों कैंडिडेट्स को उनकी फाइनल सर्विस से कैसे मैच करता है। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। सबसे पहली बात तो ये कि अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया आरक्षण की नीतियों के हिसाब से चलती है। सीटें अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड होती हैं और अलॉटमेंट करते वक्त इन कोटा का ध्यान रखा जाता है। मतलब सिर्फ रैंक ही सब कुछ तय नहीं करती। ये एक के बाद एक होने वाला प्रोसेस है।
सिस्टम सबसे पहले रैंक देखता है, फिर भरी हुई प्रेफरेंस लिस्ट, उसके बाद कैटेगरी और फिर मेडिकल रिपोर्ट। इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो भी हाईएस्ट पॉसिबल सर्विस किसी को मिल सकती है वो अलॉट कर दी जाती है और ये फैसला फाइनल होता है। तो आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आने वाले 35 साल के प्रोफेशनल जीवन का ब्लूप्रिंट है। इस पर लिए गए फैसले ही करियर की दिशा तय करेंगे, तो इसे पूरी गंभीरता और सोच विचार के साथ भरना चाहिए। तो अब गेंद हर एस्पिरेंट के पाले में है। इस जानकारी के साथ कोई अपने करियर की प्लानिंग कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।